हाँ, क्या कह रहे हैं बताएं। सर बाउंडेड सीक्वेंस क्यों होने चाहिए मैट्रिक के लिए? बाउंडेड सीक्वेंस क्यों होना चाहिए, मतलब वो सेट क्या, सेट किसका ले रहे हैं? देखिए जब मेट्रिक स्पेस की बात करते हैं ना, तो आपने स्पेस क्या मतलब सेट क्या लिया है, पहले आप ये बताएं ना, सेट क्या लिया और उसमें क्या फंक्शन क्या लिया। सर जो एक क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था हाँ उसमें सीक्वेंस का, उसमें ये था कि ये आपने बताया था कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस है ये, तभी मैट्रिक की हम बात करेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं तो उस पर डिपेंड करता है ना, उस पर मेट्रिक कौन सा है। देखो जैसे होता क्या है कि अगर मान लो जैसे सुप मेट्रिक हम बात सुप्रीमम ऑफ एफ टी माइनस जी टी हाँ का। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीमम आप हर एक केस में नहीं निकाल सकते। आई मीन सुप्रीमम के लिए देखो, सुप्रीमम का क्या होता है, फ्रॉम ऑल अपर बाउंड्स द लिस्ट वन इज सुप्रीमम। तो अगर मान लो बाउंड नहीं मिलेंगे तो आप सुप्रीमम की बात कैसे करोगे, पहले चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए ना। इसी वजह से क्योंकि हमने सुप्रीमम लिया है, तो सुप्रीमम तभी डिफाइंड होता है जब बाउंड एग्जिस्ट करे, क्योंकि उन बाउंड में ही लिस्ट आप लेते हो। तो यही वजह वहां पे क्या लिया था, बाउंडेड से। मैं भी आ रहा हूँ, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, कुछ लोग और इंटर कर रहे हैं ये। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, जरा पेज नंबर बताएं तो फिर मैं दोबारा डिस्कस करा देता हूँ। देखिए पढ़ेंगे तभी फायदा होगा। जो भी डाउट पूछे। सर एक और था। हाँ हाँ बताएं, दूसरा क्या। सर जैसे एक्स डी, मतलब हम अगर मैट्रिक स्पेस है तो हम उसके मतलब दो कंपोनेंट्स के बीच में जो मैट्रिक होता है वही डिस्टेंस होता है उसकी। हाँ हाँ, मतलब उसे डिस्टेंस भी कहते हैं बेसिकली तो सर है। हम तो ये मेट्रिक जो है वो डिस्टेंस का ही जनरलाइजेशन है ना, तो हम उसे डिस्टेंस भी बोल देते हैं। हाँ तो सर हमने रो ए बी क्यों डिफाइन किया था? नहीं, रो ए बी दो सेट के बीच का डिस्टेंस है। देखो फर्क समझो दो, देखो यही है। अच्छा मैं समझ गया, रो ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू सेट, least distance between two set A and B, whereas distance function which you are calling as metric, that measure distance between a particular set। वो एक ही सेट के डिफरेंट एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करता है। डिफरेंस समझ में? चलो पहले एक एक करके बताता हूँ। देखो पहला आपने जो ये बोला था बाउंडेड सीक्वेंस वाला पेज, देखो मैं यहाँ पे था ना शायद। हाँ सर यही नीचे ये दिस वन L infinity। So remember this small L infinity is a very important class. This is basically set of all bounded sequences of real or complex numbers. Just look at how it is defined. So L infinity is collection of all those sequences which are all those sequences of real number or complex number whose supremum of all the entries is finite. See here n is running from 1 to infinity. Just like this I have given that -1 to the power n is member of this space y, because for x1 it will be 1, for x2 it will be -1. So first of all what you need to do, you need to take absolute value of each entry and then look at its supremum. So since here supremum is already defined, supremum of this set is already defined. Supremum of this, because this supremum is already 1 here. Yes sir, 1. So whenever there is supremum or infimum, you always need to check whether I mean if it is function of bounded functions, if it is set of bounded functions or set of bounded sequences, then only we can talk of supremum. Just like if you recall, in case of collection of all bounded functions, bounded function, I told you that every continuous function on compact domain is bounded. Just look at that example. So whenever supremum is there, you need to ensure that the members of the sets are bounded. For example, if you choose fx equal to 1 by x on open interval 0, 1, then that function is continuous but not bounded. So in that supremum will not exist. Even I have explained it. Okay, just look at this one. Yes. Excuse me. हाँ बताएं। ये रफ कर दीजिए। ये रफ का कैसे होगा, ये तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं इसमें। आप लोगों को जो नया वाला पीडीएफ शेयर किया था उसमें तो होगा ना, उसमें तो नहीं लिखा हुआ, या था उसमें? नहीं उसमें नहीं लिखा था सर। हाँ नहीं लिखा होगा उसमें।
ये पता नहीं इसमें ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, कैसे एडिट करना है, देखता हूँ। एडिट का ऑप्शन आ नहीं रहा इसमें, या मोर में जाके देखना पड़ेगा, नहीं आ रहा, या तो मुझे उसकी दूसरी कॉपी फिर शेयर करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। हाँ देखो ये एग्जांपल देखो जैसे CAB लिया, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन, क्लोज्ड इंटरवल AB, आप जानते हो क्लोज्ड इंटरवल AB क्या होता है, ऑलवेज कॉम्पैक्ट, ठीक है, हाइन-बोरेल थ्योरम से। एंड वी ऑलरेडी नो दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन इज ऑलवेज बाउंडेड। देखो यहाँ बाउंडेड लिखा नहीं है, सिर्फ क्लास जो लिया आपका वो कंटिन्यूअस फंक्शन का क्लास लिया है, लेकिन क्योंकि डोमेन कॉम्पैक्ट है तो फंक्शन बाउंडेड होना मस्ट है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन इज ऑलवेज बाउंडेड। अब यहाँ बाउंडेड मिल गया, तो जब बाउंडेड है तो आप उसमें मैक्सिमम या सुप्रीमम बात, देखो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है इस बुक में, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि चाहे आप सुप्रीम सुप लिख दो या यूनिफॉर्म, और इसी सेम एग्जांपल को आगे एक जगह सुप्रीमम लिखा हुआ है। So here maximum and supremum both will work because CAB is a closed space. Actual होता क्या है, जब closed space होता है तो उसका supremum infimum उसी का सेट का सबसेट I mean मेंबर होता है। तो वहां पे चाहे आप मैक्सिमम लिख दो चाहे सुप्रीमम लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्लोज्ड स्पेस नहीं है तो मैक्सिमम सुप्रीमम में डिफरेंस, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हमेशा सेट के मेंबर होते हैं, जबकि सुप्रीमम इनफीमम सेट के मेंबर हो जरूरी नहीं है। जैसे ऐसे ले लो ओपन इंटरवल 0 1 ले लो, तो ओपन इंटरवल 0 1 का मैक्सिमम क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीमम क्या होगा तो आप कहोगे 1, बट दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट। यस सर, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज्ड स्पेस है, बेसिकली अभी आगे पढ़ोगे कि CAB इज अ कंप्लीट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म, एंड एवरी कंप्लीट स्पेस इज अ क्लोज्ड स्पेस। और क्लोज सेट होता है तो अपने सारे क्या करता है, आपने पढ़ा होगा लिमिट पॉइंट को भी कंटेन करता है। यस सर, ठीक है। एंड सुप्रीमम इनफीमम व्हेन नॉट मेंबर ऑफ द सेट आर इट्स लिमिट पॉइंट। तो यही वजह तो कि अगर से स्पेस सेट क्लोज है तो चाहे आप मैक्सिमम लिखो चाहे सुप्रीमम दोनों लिख सकते हो, लेकिन अगर सेट क्लोज नहीं है तो फिर आप दोनों नहीं लिख सकते। तो यही वजह है, देखो हमेशा हर एक जगह जहां भी, बल्कि एक आगे और एग्जांपल होगा आप देखोगे, ये तो स्यूडोमेट्रिक का एग्जांपल था। शायद हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था। ठीक है चलते अब आगे, और तो किसी कोई डाउट नहीं है सर? एक एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 10। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 10 ये है पेज नंबर 10 सर। मिनिमम ऑफ 1 कॉमा मॉड ऑफ x माइनस y था ये वाला 1.7। सर इसमें जो है इसमें वाला नहीं समझ में आ रहा, dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। मतलब D1 को कैसे मैट्रिक प्रूफ करे ये नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं सर, इसमें जो वाली कंडीशन थी dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन नहीं प्रूफ हो रही। अरे ये तो है, तो देखो ऐसे तो क्लियर, देखो यहाँ पे किस तरह मैट्रिक डिफाइन है, D1 ये है ना मैट्रिक, इसी की बात कर रहे हैं ना? यस सर। ये डिफाइन है मिनिमम ऑफ 1 कॉमा मॉड ऑफ x माइनस y, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। सो वेरीवर x, आप जानते हो कि वेरीवर x इक्वल टू y दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x माइनस y इक्वल टू 0, ये जानते हो कि नहीं? यस सर। अगर आप x इक्वल टू y के लेके चलो तो मॉड ऑफ x माइनस y 0 होगा, और मॉड ऑफ x माइनस y इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू y, दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो जब x इक्वल टू y होगा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, और 0 और 1 का मिनिमम क्या होगा, 0। बाहर मिनिमम लगा हुआ है ना? जी सर। ठीक है सर dxy जब 0 ले रहे हैं तब x इक्वल टू y नहीं आ रहा है। हाँ क्या क्या पूछ रहे हैं सर? dxy इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो x इक्वल टू y नहीं आ रहा है। अरे तो देखो ये बताओ चलो d1 ऑफ xy इक्वल टू 0 आपने कह दिया, d1 ऑफ xy इक्वल टू 0, ये सपोज किया कि ये d1 ऑफ xy 0 है, तो ये बताओ कि एक तो 1 फिक्स है, 1 तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस y 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y। सर इसमें दो केस नहीं बनेंगे कि x माइनस y इज लेस देन 1, x माइनस y इज ग्रेटर देन। एक 1 है ना, तो 1 तो 0 के इक्वल नहीं होगा ना। जी सर। तो इसका मतलब दिस मींस मॉड ऑफ x माइनस y हैज टू बी 0। ठीक है सर। ठीक है,
so this implies that x mod of x minus y equal to 0. चलो अच्छी बात है, इस तरह डिस्कशन करोगे तो आप लोग सीखोगे। सर एक वो वाला बस बता दिए डिस्टेंस वाला, वो रो ए बी क्यों डिफाइन करते हैं? हाँ अच्छा देखो, हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे मेट्रिक जब डिफाइन करते हो तो मेट्रिक में एक सेट के ही सारे मेंबर्स x और y जो होते हैं उसी सेट के होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस मेजर करते हो, जबकि डिस्टेंस बिटवीन टू सेट का अलग है। वहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू सेट, पहले उस पेज पे आ जाओ, किस पेज पे था वो, पीछे आगे चला गया क्या, शायद आगे है सर, उस पेज पे आते हैं तो हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेट्स। हाँ बताएं, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो इसमें जैसे हमारी सर तीनों कंडीशंस जो होती हैं हम तो उनको सब फुलफिल कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं सर, फर्स्ट थ्री कंडीशंस जो होती हैं। सर फिर फोर्थ कंडीशन के लिए सर कुछ अलग से पूरा दिखाना पड़ेगा सर ये कि हाँ, फोर्थ कंडीशन में एक्चुअली जैसे एल इन्फिनिटी का केस हो या इन सब में ना फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी शो करनी पड़ती है, इसीलिए उसके लिए मैंने कुछ आपको बता दिया था। बेसिकली एक मैं क्लास मैंने कहा है मैं अलग से ले लूंगा जिसमें होल्डर्स, मिन्कोस्कीज और ये यंग्स इनइक्वालिटी में डिस्कस करा दूंगा। मैंने बोला मैं देखता हूँ सैटरडे वाली क्लास में हो सकता है डिस्कस करा दो, ठीक। उसका प्रूफ वैसे तो आइडिया मैंने दे दिया था, उसका प्रूफ कैलकुलेशन है, उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन वो मैं डिस्कस करा दूंगा। पहले ये ना कि जो मेन लॉजिकल चीज है वो पहले कॉन्सेप्ट जो है वो समझे, फिर कैलकुलेशन वाले टर्म बाद में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट, सपोज A and B are two non-empty subset of the same set. So how to measure distance between sets A and B? So that is defined as distance between x and y, where x is from A and y is from B, and then take infimum of these sets. First compute distance between every members from set A and set B, and then take infimum of that set. So in this way they are defining the distance between the sets A and B, sets A and B of metric space, ठीक है। And if you consider one of the set as singleton set, then again this definition is this one. और कोई डाउट है किसी का? यहां मेट्रिक स्पेस के दो सबसेट के बीच में डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्टेंस में हमेशा इनफीमम आपको याद रखना है और डायमीटर में हमेशा सुप्रीमम। डायमीटर में क्या होगा, हमेशा सुप्रीमम, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सेट, क्योंकि डायमीटर ऑफ अ सेट ही बताएगा कि वेदर सेट इज बाउंडेड और नॉट। तो ये जो आप R में पढ़ के आते हो रियल नंबर्स में, आई मीन रियल एनालिसिस में, ऑन R और सबसेट्स ऑफ R दैट वेदर अ गिवन सबसेट ऑफ R इज बाउंडेड और नॉट, तो वहां पे भी बेसिकली यही डेफिनेशन है। या तो आप देख लो उसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड है या नहीं, या सेट के हर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करो, उनका सुप्रीमम देख लो, एंड इफ दैट इज फाइनाइट देन सेट इज सेड टू बी बाउंडेड। ओके सर। हम लोग ये कर रहे थे डिस्टेंस और डायमीटर। डिस्टेंस डायमीटर से पहले अच्छा मैंने ये दिया था एग्जांपल 1.25 मैंने शायद करा दिया था, 1.26 1.27 मैंने होम असाइनमेंट दिया था। कितने लोगों ने कर लिया ये? अच्छा चलिए पहले कुछ मैं बेसिक पूछता हूँ, जो अब तक जितना पढ़ा हो वो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाए। एक्सरसाइज 1.15, determine whether the following real valued function defined on R or matrix on R. Determine, I mean you have to check whether this one is metric or not. अब चले मैं आप लोग पार्टिसिपेट करें, एक एक करके अपना नाम बताएं। और फर्स्ट वन d1 of xy is given by greatest integer of mod of x minus y. Now out of those four properties you need to tell which one fails. क्वेश्चन समझ में आया? मेरा ये क्लेम है कि जो चार प्रॉपर्टीज मेट्रिक स्पेस की हम चेक करते हैं किसी फंक्शन को मेट्रिक होने के लिए, तो वो आपको ये बताना है कि सिर्फ एक नहीं, उन चार में से कौन कौन फेल करेगा। सो फर्स्ट वन d1 of xy is equal to mod of x minus y. बताएं क्या प्रॉपर्टी वन m1 क्या फेल करेगी इसमें, पहले वाले में d1 के केस में? नो सर। क्यों? क्योंकि mod of x minus y is always going greater or equal to 0.
यहाँ देखो मॉड ऑफ x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर उसका बॉक्स लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो पहला m1 तो ट्रू है, व्हाट अबाउट m2? m2 भी ट्रू होगा। यस एनीवन? क्या था, d of xy equal to 0 if and only if x equal to y? यस सर, सही है? यस सर, यस सर ट्रू होगा। सर ट्रू है सर। क्योंकि अंदर लिखा हुआ है। थर्ड, ये भी हो जाएगा। थर्ड क्या था, d of xy equal to d of y minus x। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, you have to prove that mod of x minus y is less than equal to mod of x minus z plus mod of z minus y ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपको प्रूफ करना है, और अगर ये गलत है तो आप कोई काउंटर एग्जांपल दो। सर इसमें जो सेकंड कंडीशन है सर, तो उसमें अगर हम दो डिफरेंट रियल नंबर लेते हैं तब भी ये तो आएगा सर। देखो ये इक्वल टू, यस यस, ये तो इफ एंड ओनली इफ है ना, वेरी गुड। यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन, अगर आप m2 वाली कंडीशन पहले चेक करो, अभी m4 पे बाद में आओ, क्या कहता है, d of xy equal to 0 if and only if x is equal to y। d of xy equal to 0 if and only if x equal to y। इसमें कोई काउंटर एग्जांपल दो, क्या ये हमेशा होल्ड, आई मीन फॉर व्हेनेवर x इक्वल टू y पे ही होल्ड करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि x नॉट इक्वल टू y और फिर भी d of xy 0 हो रहा है? बताइए क्या एग्जांपल। 0 से 1 के बीच में अगर नंबर लेंगे तो हो जाएगा। वेरी गुड, जैसे ले लो x इज इक्वल टू 0.5 ले लो और y इज इक्वल टू कुछ ले लो 0.7, ठीक है, या चलो 0. हाँ वो तो मॉड के अंदर है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0.7। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0 है। वेरी गुड, 0.2, और इसका बॉक्स कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख लो x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, बट इट इंप्लाइज दैट d1 is 0, d1 of xy is 0, d1 of xy is 0। So this means that this one is not a metric space। Very good, बहुत अच्छा बताया। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यो आपको कंडीशन में क्या कहता है, इफ एंड ओनली इफ है ना, कि जब भी dxy 0 इसका मतलब x इक्वल टू y ही होना है, या whenever x इक्वल टू y दिस इंप्लाइज दैट d of xy 0। लेकिन यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया x इज नॉट इक्वल टू y बट d1 of xy is 0। So this means a is not a metric, a is not a metric function। बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, लेकिन इस तरह सोचेंगे तभी डिस्कशन का मजा आएगा। चलें, व्हाट अबाउट b d2, कौन कौन से प्रॉपर्टीज फेल करेंगे? मुझे तो लग रहा है ये भी नहीं होगा सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल कर जाएगा। कोई एग्जांपल दें, मतलब क्यों फेल करेगा सर? अगर x माइनस मॉड ऑफ x माइनस वाई अगर वो लेस देन 1 हो तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। वेरी गुड, ये अगर 0 से 1 के बीच में हो तो इसका ln क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इफ देन ln ऑफ mod of x minus y is less than 0, ठीक है। So this implies that d2 of xy can be less than 0, whereas by definition demands that d2 of xy should be always greater than equal to 0। So again it is not a metric। और कोई प्रॉपर्टी फेल करेगा? हालांकि पहला ही फेल कर गया तो मेट्रिक तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन मेरा क्लेम ये क्या बाकी 4 प्रॉपर्टीज में भी फेल करेगा? सर बाकी 4 में भी करना चाहिए तो y पर। सर क्योंकि बाकी 3 से हमको ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है। देखो ये ln 1 0 होगा ना यहाँ पे, तो 0 से 1 के बीच में जब लोगे कोई तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
एक्चुअल में ये तो ठीक है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई जो होगा वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो ये इसका डोमेन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो ये चीज तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 का, तो 0 का आपको राइट में देखना है। वैसे भी ln लगा है तो इनफैक्ट स्ट्रिक्टली, क्योंकि ln 0 का डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, टेंडिंग टू 0 पे वो प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन बेस होगा, लेकिन ln 0 का डिफाइंड नहीं होता। तो 0 के राइट में जब देखोगे तो 0 के राइट में 1 ln 1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में निगेटिव हो रहा है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मेट्रिक, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मेट्रिक। सर हाँ सर, हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई तो बाकी 3 में से भी कोई ना कोई कंडीशन फेल होगी, क्योंकि उन तीनों नहीं, ये कंडीशन कोई जरूरी नहीं है ना, कह नहीं, देखो बाकी 3 से पहला आता है, लेकिन पहले से 3 आ जाए ऐसा तो कुछ नहीं, आई मीन वो एक हमने कंडीशन किया था ना जिसमें अगर पहले 3 होल्ड कर रहे हैं, लास्ट के 3 होल्ड कर रहे हैं, तो पहला तो ऑलरेडी होल्ड कर जाएगा, होल्ड करेगा ये सर। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे जानने में ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि आप ये कह दो कि नहीं है, कि नहीं कह दो, अदरवाइज फिर तो ऐसे हो जाता कि अगर पहला होल्ड कर रहा तभी हम कह देते मेट्रिक स्पेस हो जाता, सॉरी मेट्रिक हो जाता, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस D3? ये भी नहीं होगा मेट्रिक। हाँ, क्यों नहीं होगा? नेगेटिव सेकंड कंडीशन नहीं। सेकंड कंडीशन देखो ये तो बाहर मॉड लगा है तो पहला कंडीशन तो होल्ड कर जाएगा, नेगेटिव ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, तो M1 तो होल्ड कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी M2 में। एक्चुअल में साइन का ग्राफ देखोगे ना, तो साइन का ग्राफ तो ये होता है, ठीक है, ये 0 से 2 पाई होगा और फिर ऐसे, लेकिन मॉड लगने की वजह से ये जो एक्स एक्सिस के नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, तो वो भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह ग्राफ हो जाएगा इसका। तो देखो यहां पे जैसे मान लो x और y सेम लेते हो, तो बताओ ये तो पहली कंडीशन तो होल्ड कर गया किस पॉइंट पे, और ये क्या कहता है, व्हेनेवर x इक्वल टू y इट विल बी 0, लेकिन साइन ऑफ एक्स वाई, साइन एक्स 0 कब होता है, व्हेन x इक्वल टू n पाई, तो x माइनस वाई है, तो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू y प्लस n पाई, जबकि डेफिनेशन क्या कहता है कि दिस शुड बी 0 ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y, लेकिन यहां क्या रहा है, x इज इक्वल टू y प्लस n पाई, मतलब n पाई के सारे मल्टीपल पे 0 हो रहा है, n पाई के सारे मल्टीपल पे 0 हो रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन फेल कर गया, सो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी मेट्रिक। और कोई कंडीशन, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी फेल कर जाएगी। व्हाट अबाउट D? ये भी नहीं होगा मेट्रिक। e टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस वाई, नॉट मेट्रिक। कंडीशन कौन सा फेल करेगा? सेकंड कंडीशन फेल कर जाएगी। पहला तो होल्ड कर रहा है क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो ये e टू द पावर d4, आई मीन ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0। सेकंड फेल कर जाएगी सर। हाँ, कोई एग्जांपल दो सर। x इक्वल टू y ले लें तो 1 आ जाएगा। वेरी गुड, x इक्वल टू y लेते ही क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, फॉर x इक्वल टू y e टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो सेकंड कंडीशन क्या था कि फॉर x इक्वल टू y इफ d ऑफ x y इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ, तो वो भी फेल कर गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को। उसी तरह साइन की तरह से कॉस वाला कर लेना, मेरे से ये भी नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट D6? D6 में कहाँ प्रॉब्लम आएगी? देखो M1 तो होल्ड कर रहा है, M2 नहीं कर रहा है सर इसमें। वेरी गुड, M2 नहीं कर रहा, so again this is not, why? Because result condition demand that D6 of xy should be 0 if and only if x is equal to y, और यहाँ क्या हो रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ डिमांड था x इक्वल टू प्लस माइनस वाई दोनों पे 0 हो जाएगा, जबकि कंडीशन में आपको क्या चाहिए था, whenever x इक्वल टू y then only d6 of xy should be 0। ये जो x इक्वल टू माइनस वाई आ गया उसकी वजह से क्या होगा, D6 भी मेट्रिक स्पेस नहीं होगा, सॉरी मेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। यस सर। व्हाट अबाउट D7?
होगा सर नॉट मैट्रिक, मैट्रिक नहीं होगा ये। क्यों नहीं मैट्रिक होगा? फर्स्ट वाली कंडीशन फेल कर जाएगी। क्यों फर्स्ट वाली कंडीशन फेल करेगी? फोल्ड कर रही है सर। अगर x माइनस वाई नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव हो अरे जाएगा। निगेटिव का मॉड लगा हुआ है। सर फर्स्ट वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। हाँ फर्स्ट वाली फुलफिल हो रही है। और कोई बताएं? सेकंड वाली फुलफिल हो अच्छा जी पूछ रहा है सर। सेकंड भी हो रहा है, थर्ड सेकंड भी तो हो रही है। यस सर, सेकंड वाली फुलफिल हो रही है। थर्ड भी हो रही है सर। थर्ड भी हो रही है। फोर्थ चेक करें, ट्रायंगल फोर्थ इनइक्वालिटी। चेक करना है सर। फोर्थ भी होल्ड कर जाएगी। यस सर। तो ये जो मैंने देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, देखो फोर्थ क्यों होल्ड करेगी? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस z प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई। ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी तो ऑलवेज होल्ड करता है। और टू नॉन निगेटिव है तो टू से अगर आप हर तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी। माइनस टू अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी चेंज हो सकती थी। समझ में आ गया? यस सर। In my view, this is going to be a metric. What about H? नॉट मैट्रिक। पहली वाली सर नहीं है सर। नहीं सर पहले ही फेल कर जाएगी। सब पहली वाली फेल हो रही है। हाँ पहले भी फेल कर सकती है। और सेकंड नहीं, सेकंड तो थर्ड में होगा। क्योंकि ये क्यूब जो है, क्यूब पावर, तो ये तो निगेटिव भी हो सकता है ना। नेगेटिव हो सकता है। हाँ तो पहला वाले ही फेल कर जाएगा। एंड व्हाट अबाउट D9? सर ये होगा। ये होगा सर। तो फर्स्ट होल्ड कर जाएगी सर। फर्स्ट होल्ड कर रही है, सेकंड होल्ड कर रही है सर। फर्स्ट होल्ड करेगा, सेकंड होल्ड कर रहा है, ठीक है। नहीं सेकंड होल्ड करेगा। कैसे कहेंगे सेकंड होल्ड करेगा? दिक्कत है। सर x बराबर y हो जाएगा तो सर 0 दे देगा सर ये। ठीक है, सेकंड होल्ड करेगा, ऑड पावर है। यस सर। व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड भी होल्ड कर रहा है, d of x y equal to d of y x। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको चेक करना पड़ेगा। यस सर। मेरे समझ से कर जाना चाहिए, लेकिन ट्रायंगल फिर भी चेक कर लेना। इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी चेक करना पड़ेगा इसको। कैसे होगा सर ये? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होल्ड कर रहा है, फोर्थ चेक करो। देखो अगर ये इवन पावर होता ना तो नहीं सर, सेकंड ही हो जाता फिर। मॉड के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। फोर्थ ट्रायंगल इक्वलिटी, चलो इसे होम असाइनमेंट लो, ट्रायंगल इक्वलिटी चेक कर लेना इसका। मुझे करके इसको देखना पड़ेगा, करके दिखाना मुझे, फिर मैं देखूंगा। पहले तो 3 होल्ड कर रहे हैं, चांसेस तो है, लेकिन जब तक ट्रायंगल इक्वलिटी फुलफिल हो जाए कह नहीं सकते। या ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल जो ट्रायंगल इक्वलिटी फेल कर जाए, बेहतर है काउंटर एग्जांपल पे जाओ। जैसे एग्जाम क्या करना है, मान लो जैसे ये आपको प्रूफ करना है कि x माइनस वाई का क्यूब इज लेस देन इक्वल टू x माइनस जेड क्यूब प्लस z माइनस वाई क्यूब। तो आपको x y z का ऐसा वैल्यू लो जहां पे ये वाली जो है वो इनसे एक्सीड कर जाए, ठीक है ना। इस तरह काउंटर एग्जांपल भी सोच सकते हो। ठीक है, चलो अब करो, इतना आप लोगों को आइडिया लग गया, अब आगे देखते हैं। तो ये 1.16 और 1.17 ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इसको लेके आप खुद कर लेंगे, ये होम असाइनमेंट लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मैंने बहुत से डिस्कस करा दिए हैं, और भी टॉपिक आगे है। तो इन सबको जो छोड़ दिया बीच में उसको एज अ होम असाइनमेंट लेके पढ़ डालेंगे, जो सॉल्व उसे पढ़ डालेंगे। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था 1.21, देखो दोबारा यहाँ पे x equal to C01 space of all continuous function defined on closed interval 0 1 and d infinity is the sup metric। देखो वहां मैक्सिमम लिखा तो यहाँ पे सुप लिखा हुआ है ना, सुप मीन सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ ft माइनस gt फॉर ऑल fg बिलोंगिंग टू। देखो अगर सिर्फ सुप मॉड ft तो यहां लिखोगे फॉर ऑल, अदरवाइज ऐसे ब्रैकेट बना दो, ठीक है, फॉर एवरी ft gt बिलोंग टू C01। Then calculate the distance between ft equal to t and gt to t square। इन दो फंक्शन की, एक तो मैंने बताया था या तो हर एक t के बीच में आप ft माइनस gt निकाल लो और फिर उस सेट का सुप्रीमम ले लो, और सेकंड
बट यू नीड टू कंप्यूट इट्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1. क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पे इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का सुप्रीमम क्या होगा. तो ये तो ठीक है, चलो आप t माइनस टी स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा t माइनस टी स्क्वायर, लेकिन मुझे पहले इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है. आप ये लेने के बाद इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर उसका क्या लेना है, सुप्रीमम. तो आप ये तो ठीक है, t माइनस टी स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, हाफ माइनस टी होल स्क्वायर की ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, फिर 1/4 ऐड करें तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होगा. लेकिन मुझे क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पे निकालना है, तो या तो आप डिफरेंट, क्योंकि फंक्शन मालूम है आपको और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो या तो आप डायरेक्ट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल में नेचर निकाल के इसका सुप्रीमम निकाल लो. वो भी जो मतलब आप +2 की जो कैलकुलस यूज करते हो वो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है. तो अब इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे यहाँ पे, ये तो वैसे तो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पे एक तो तरीका ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो. अगर f डैश टी देखोगे, f डैश टी, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2t, और 1 माइनस 2t कहाँ होगा 0 when t इज इक्वल टू हाफ. तो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में आपको पहले 0-1 में आपको अगर आप ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, और हाफ में नेचर चेंज हो रहा है. आई मीन अगर आप यहाँ पे 0 से 1 के हाफ से छोटा कोई नंबर रखते हो इस फंक्शन में, यहाँ पे 0 से छोटा रखते हो तो हाफ माइनस हाफ रेज टू द पावर स्क्वायर, तो ये इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग है, इस डिक्रीजिंग है. तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हाफ पे इसका क्या मिलेगा, मैक्सिमा. भाई कोई फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हाफ पे उसका क्या होगा, मैक्सिमा. तो इसमें हाफ रख दोगे तो वैल्यू क्या आ गया 1/4. तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का सुप्रीमम कितना हो गया 1/4. ये क्लियर हुआ यहाँ पे. आई मीन जब फंक्शन मालूम हो तो आपके पास पूरी कैलकुलस है ना, आप पूरी कैलकुलस यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं सुप्रीमम का यही तरीका देखें. मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ नेचर चेक कर लिया कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है. तो इंक्रीज करके डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ हाफ पे इसका क्या मिलेगा, मैक्सिमा. तो जैसे t इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1/4 इसका क्या हो गया, मैक्सिमा. वैसे भी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मैक्सिमम कितना मिला 1/4. तो इस फंक्शन का सुप्रीमम कितना हुआ 1/4. तो देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे. एक तो यहाँ पे सुप लगा हुआ है, सुप्रीमम क्यों लगा हुआ, क्योंकि हमें मालूम कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इज बाउंडेड. एवरी, मैं पीछे भी लिखा चुका हूं, अक्सर लोग ये लॉजिक भूल जाते हैं. एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन इज बाउंडेड. रियल एनालिसिस में ऑलरेडी मैं कॉम्पैक्टनेस पढ़ा चुका हूं. अब यहाँ मेट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस और ये कंप्लीटनेस ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पाओगे. क्वेश्चन यहीं से बनते, किसी भी जाए आप आईटी जेएम के क्वेश्चन कंपटीशन बैठो या कोई और, या नेट जेआरएफ के, यहाँ से क्वेश्चन ये एक इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक होता है जहां से मेट्रिक स्पेस में क्वेश्चन बनते हैं. सो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन इज बाउंडेड. तो जब हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड है तो यहाँ सुप्रीमम वेल डिफाइंड है, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, अमंग ऑल अपर बाउंड लिस्ट वन इज कॉल्ड सुप्रीमम. तो सुप्रीमम, तो अगर फंक्शन मालूम है तो आप +2 कैलकुलस यूज करके भी आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है. तो दोनों फंक्शन एफ और जीटी के बीच का जो डिफरेंस आया, इन दोनों फंक्शन के बीच में जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, इस मेट्रिक के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आया 1/4. देखो मेट्रिक चेंज करने से डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ स्पेस क्या दिया था, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1, उस पे इस मेट्रिक के रिस्पेक्ट में ft इक्वल टू टी और g. यहाँ पे स्पेस के मेंबर क्या है, फंक्शंस. कैसे फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन. तो जब भी मेट्रिक की हम बात करते हैं, मेट्रिक स्पेस की बात करते हैं, तो पहले आप सेट बताते हो, सेट क्या और उस पर कौन सा फंक्शन लेके हम मेट्रिक उसे बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है. ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, सीक्वेंस कह दिया, क्या नाम है बाउंडेड फंक्शंस का. पहले ये बता कलेक्शन किसका ले रहे हैं, ये स्पेसिफाई करना, और दूसरा किस मेट्रिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप, तो ये इसका एक तरह से स्टैंडर्ड मेट्रिक भी कहलाता है, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन को. इसी को डी इंफिनिटी, इसको कई नाम से जानते हैं. इसे यूजुअल मेट्रिक भी, सॉरी इसका सुप्रीमम मेट्रिक भी कहते हैं, कुछ लोग इसे यूनिफॉर्म मेट्रिक भी कहते हैं. बुक में देखोगे तो अलग अलग, क्योंकि बेसिकली इसमें बाद में पढ़ोगे कि कोई भी कन्वर्जेंस जो इसमें होता है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही होता है. एक्चुअल में अभी आपको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में तो ठीक है आपको करा दिया गया है,
लेकिन सीक्वेंस ऑफ जो फंक्शंस आएगा तो वहां आप दो तरह के कन्वर्जेंस पढ़ोगे, पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सुप्रीमम मेट्रिक के रेस्पेक्ट में हमेशा जो CAB में कन्वर्जेंस होता है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही होता है। इसी वजह से इसको एक यूनिफॉर्म मेट्रिक के नाम से भी कहते हैं, सुप मेट्रिक को शॉर्ट में सुप कहते हैं, सुप्रीमम मेट्रिक लेते हैं, या इसी को डी इंफिनिटी कहते हैं, डी इंफिनिटी। तो ये तीनों नाम कहीं भी आ जाए समझ लेंगे वो एक ही है। जब भी स्पेस ऑफ, अच्छा दूसरी बात ये भी कि अगर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी दे रखा और आपको मेट्रिक मेंशन नहीं तो हमेशा ये स्टैंडर्ड मेट्रिक होता है उसका, इसी के रेस्पेक्ट में बात किया जाएगा। अगर वो कोई और मेट्रिक होते जैसे इंटीग्रल मेट्रिक लेते हैं तो वो स्पेसिफाई करेंगे, नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये उसका स्टैंडर्ड मेट्रिक, वो इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। जैसे L इंफिनिटी, स्मॉल L इंफिनिटी, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस, वहां पे क्या था मेट्रिक? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ xn माइनस yn, वो इसका स्टैंडर्ड मेट्रिक है। कभी भी कोई और मेट्रिक होगा अदर देन स्टैंडर्ड तो वो हमेशा मेंशन करते हैं। अच्छा ये स्नैपशॉट लेके भेज देंगे ग्रुप में, फिर मैटलैब की क्लास में मिलते हैं, 10:45 होने वाला है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, पढ़ते रहें, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जो डाउट होगा ले आएंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट, अच्छा कल वाली क्लास में आप लोग ये 1.26 1.27 सॉल्व करके रखेंगे, मैं पूछूंगा आप लोगों से, खुद से एक बार ट्राई करें, फिर जो भी गलत होगा मैं फिर सॉल्व कराऊंगा इसे, क्योंकि मैंने एक 1.25 वैसा ही सॉल्व कर दिया है, तो 1.26 1.27 ट्राई करके देखें। देखो ये जो बार बार मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस कंप्यूट करना, डायमीटर कंप्यूट करना, सेट चेक करना वेदर ओपन और क्लोज, अगर इस पे कमांड हो गया ना तो बाद के चैप्टर्स में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर इन चीजों में डाउट रह गया तो बाद के चैप्टर बहुत पढ़ने वाले हैं। वरना एक बार आप ओपन सेट क्लोज सेट ये सब पहचानना जान जाओगे तो कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस और इन सब में कुछ भी नहीं रखा है, आप देखोगे आप एंजॉय करोगे सब्जेक्ट। ठीक है चलो, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैटलैब की क्लास में मिलते हैं, स्नैपशॉट ग्रुप में डाल देंगे। ओके सर, ओके।